Next topic is capital account. बीओपी के कैपिटल अकाउंट के अंदर, जैसे करंट अकाउंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, विजिबल, यूनिलैटरल और इनकम कैपिटल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में। अच्छा हाँ सर, कैपिटल ट्रांसफर अदर देन कैपिटल ट्रांसफर जितने भी आइटम्स थी वो करंट अकाउंट के अंदर है। तो जब हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी जो होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर या कैपिटल अकाउंट में हम रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में ऐसी ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जो एसेट और लायबिलिटी ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री या गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी को चेंज करती है। मतलब ऐसी ट्रांजेक्शन जिनका रिलेशन एसेट्स या लायबिलिटीज में से होगा और जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को क्या करेंगी, ट्रांजेक्शन चेंज करेंगे। अब जब हम चेंज वर्ड बोलते हैं तो चेंज में वो इंक्रीज भी हो सकती है या यानी ऐसी ट्रांजेक्शन जो एसेट को इंक्रीज या डिक्रीज करती है या लायबिलिटीज को इंक्रीज और डिक्रीज करती है, जो एसेट और लायबिलिटी या तो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री को बिलोंग करती है या उस कंट्री की गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। तो गवर्नमेंट और रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री की जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसमें जिन ट्रांजेक्शन से चेंज आता है उन ट्रांजेक्शन को हम लोग कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में रिफ्लेक्ट या शो करते हैं। दोबारा बोलूं, इट इज रिलेटेड टू क्लेम्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल नेचर। मतलब इसमें जो ट्रांजेक्शन होती हैं बेसिकली फाइनेंशियल नेचर की होती है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट का क्या यूज है? कैपिटल अकाउंट इज यूज टू, दो रीजन से कैपिटल अकाउंट को यूज किया जाता है। फर्स्ट इज फाइनेंस डेफिसिट इन करंट अकाउंट, सेकंड इज एब्जॉर्ब सरप्लस ऑफ करंट अकाउंट। अब हमने बीओपी का प्रीवियस क्लास में कौन सा अकाउंट करा था? करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में आपका आंसर डेफिसिट भी आ सकता है, सरप्लस भी आ सकता है। अगर उसमें कमी आ रही है यानी करंट अकाउंट में डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफिल करने के लिए यानी उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम कैपिटल ट्रांजैक्शन या कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। और अगर उनमें क्या आ रही है, सरप्लस आ रही है, यानी अगर करंट अकाउंट में सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस को यूज किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे या हम लैंडिंग कर देंगे क्योंकि हमारे पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है। दोबारा बोलूं तो कैपिटल अकाउंट का यूज करंट अकाउंट के रिजल्ट को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। अगर उसका रिजल्ट डेफिसिट है तो उसकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए कैपिटल अकाउंट यूज होगा। अगर उसमें सरप्लस है करंट अकाउंट के अंदर तो उसको यूज करने के लिए यूज होगा। ठीक है, अब जो कैपिटल अकाउंट है उसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांसफर्स होते हैं, सो इट डज नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। यानी जब हम करंट अकाउंट के अंदर आइटम्स जो लेते हैं, विजिबल इनविजिबल आइटम्स या यूनिलैटरल ट्रांसफर, वो डायरेक्टली हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट के लेवल को अफेक्ट करती है। लेकिन ये जो कैपिटल ट्रांसफर, ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनका डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो हमारे इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे नहीं होता। दोबारा बोलूं, अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट इज बोरोइंग एंड लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। या तो हम अब्रॉड से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से क्या करेंगे? बोरो करेंगे या हम अब्रॉड को लैंडिंग देंगे। यानी या तो वहां से बोरो करेंगे या उनको हम लैंड करेंगे। जो बोरिंग होगी अब्रॉड से वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है
और गवर्नमेंट सेक्टर भी कर सकता है। The receipt of such loans and repayment of loans by foreign owners are recorded on the positive और credit side. अगर हमने लोन लिया, अगर हमने लोन लिया तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो हमारी क्रेडिट आइटम होगी, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। और अगर हमने किसी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या फॉरेन कंट्री को पहले लोन दे रखा था और उन्होंने हमारे लोन की रीपेमेंट करी है, हमने लोन दिया था, लोन का पैसा वापस आ गया, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का क्या आएगा, इनफ्लो आएगा। अब इनफ्लो दो ही तरीके से तो आ सकता है, या तो हम लोन ले रहे हो या हमने लोन दिया था वो हम वापस ले रहे हो। तो हाँ, तो लोन लेने पर तो इनफ्लोज को हम लोग करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और इनफ्लो कब होगा, या तो जब हम बोलो आप मिलेगा हमें, या फिर लोन का रिपेमेंट होगा तब इनफ्लो हो जाएगा। हाँ, या तो हम बोरो कर लेंगे, यानी बोरिंग बाय आवर कंट्री और बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री और बाय द गवर्नमेंट, और या हम लोगों ने जो लोन पहले दिया हुआ है उस लोन की क्या आ जाए, रीपेमेंट आ जाए। तो बोरिंग करने पर और जिनको लोन दिया था अगर वो हमें रीपेमेंट, यानी रिसिप्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन्स गिवन से इनफ्लो होता है। All transaction of lending to abroad by private sector and government sector, or lending abroad and repayment of loan abroad is recorded on the negative side or debit item. अब हमने क्या करा, अगर हमने बाहर मनी लैंड करी या जो मनी हमने बोरो करी हुई थी उस लोन को हमने क्या कर दिया, रीपे, तो फॉरेन एक्सचेंज का क्या इन्वॉल्व होगा उसमें, आउटफ्लो, और जब आउटफ्लो इन्वॉल्व होगा तो वो डेबिट आइटम ऑफ करंट अकाउंट मानी जाएगी। दोबारा बोलूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका, एक तो बोरिंग और लेंडिंग है, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। अब अगर हम अपने फंड्स को बाहर इन्वेस्ट करते हैं या फिर बाहर के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, इंडियन रियल एस्टेट इन इंडिया, अगर कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारी इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या इंडिया में जो रियल एस्टेट यानी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, उस लैंड को वो परचेज करता है तो हमारे पास इनफ्लो आता है, तो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर इंडिया के रेजिडेंट्स फॉरेन कंट्री के फॉरेन कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं या फॉरेन कंट्रीज की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा आउटफ्लो होगा और वो आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और जब हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वो दो तरह से ली जाती है, एक को हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक को हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट such that it gives direct control to the purchase over the assets, to the purchaser over the asset. For example, अगर मान लीजिए कि किसी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के पर्सन ने इंडिया के अंदर डायरेक्ट जमीन में पैसा लगाया और वो डायरेक्टली उसको उसका एसेट का मालिकाना हक मिल गया, यानी ओनरशिप मिल गई, डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया उस एसेट के ऊपर, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ पर ऐसी एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा जहां वो इन्वेस्टर तो माना जाएगा पर वो उसकी
एसेट का एसेट में इन्वेस्ट करेगा, पर एसेट का कंट्रोल उसके हाथों में नहीं होगा। मतलब ही विल बिकम ओनली द इन्वेस्टर नॉट द कंट्रोलर ऑफ द एसेट। इसका मतलब जब वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा तो उसको वो हमारी कंपनी का मालिक नहीं बनेगा, वो सिर्फ हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा। हमारी एसेट्स, हमारी कंपनी के एसेट पे, प्रॉपर्टी, उसका कोई राइट नहीं है। दोबारा बोलूं तो जब इन्वेस्टमेंट इनवाइट की जाती है तो वो एफडीआई के फॉर्म में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में की जाती है। अंडर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द कंट्री आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड इंडिया जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, that rest of the world has the direct control over the asset, but in case of portfolio investment there is no direct control over the asset. दोबारा बोलूं, नेक्स्ट है, अच्छा अब एक बात मुझे बताएं, इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अनदर कंट्री, हमने दूसरी कंट्री के शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करा तो सर वो पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो हो गया, हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम? सर वो डेबिट। हाँ, क्योंकि हमारा खर्चा है। और अगर कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर रहा है तो शेयर्स खरीदना पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, आपने कहा ना। अब कोई हमारी कंट्री इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो क्रेडिट आइटम है, डेबिट आइटम है? डेबिट क्यों है? सर खरीद रहा है तो वो खरीद रहा है, अच्छा हमारी कंट्री से वो खरीद रहा है तो वो खरीद रहा है। हाँ, क्योंकि हमारी कंट्री की इनकम है उसमें। नेक्स्ट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, हर एक जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, चाइना की करेंसी है, यूएस के डॉलर है, अमेरिकी डॉलर जिसको हम कहते हैं, कुवैत का दिनार है, या कोई और रशियन है, रूबल है, कोई भी और एक्सवाइजेड जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, उनका स्टॉक गवर्नमेंट अपने पास मेंटेन करती है। ठीक है, अगर हमारे पास वो एक्सचेंज बढ़ता है, ठीक है, ये देखें, अ चेंज इन रिजर्व्स serves as the financing the India's BOP. कैसे? Any withdrawal from the reserves is recorded on the positive side, credit side, or any addition to these reserves are recorded on the negative side. अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहीं से ला रहे हैं, मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज और हम उसको स्टोर कर रहे हैं अपने पास, वो आरबीआई अपने पास उस फॉरेन एक्सचेंज को स्टोर कर रही है, तो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट आइटम होगी। और अगर हम अपने रिजर्व से फॉरेन एक्सचेंज निकाल रहे हैं तो फिर वो आपकी क्रेडिट आइटम होगी, क्योंकि हमारे रिजर्व, हमारे करंट अकाउंट के अंदर जब फॉरेन एक्सचेंज आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जब हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो हमारे क्रेडिट आइटम है। और जब हम सरप्लस जो करंट अकाउंट के अंदर हमारे पास एक्सचेंज पड़ा हुआ है, अगर वो हम गवर्नमेंट को, आरबीआई को दे देते हैं, आरबीआई उसको अपने पास रख लेता है, तो वो डेबिट आइटम में जाएगा। दोबारा बोलूं, अब हमें लगता है, ध्यान से सुनना, कि जो ये कैपिटल अकाउंट है, बच्चे अक्सर सोचते हैं कि अगर हम मशीनें खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो ये फिक्स एसेट हम खरीद रहे हैं, तो ये फिक्स एसेट खरीदना कौन सा अकाउंट होना चाहिए? ऐसा नहीं है। मशीन इक्विपमेंट की जो ट्रांजेक्शन है वो हमारी कंट्री के लिए तो एसेट है, पर जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं कि जो कंट्री उन मशीन को, इक्विपमेंट को बेच रही है, उनके तो वो गुड्स हैं, तो वो करंट अकाउंट का पार्ट है। केवल यही आइटम कौन सी? केवल इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, lending, investment, and change in foreign exchange reserves. These are the only item of current account, capital account, sorry, of capital account. लेकिन कोई भी फिक्स एसेट खरीदना या बेचना कैपिटल अकाउंट नहीं है। वो किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का पार्ट है। मान लो आपकी कंट्री को मशीनें चाहिए, गवर्नमेंट को, और ने यूएसए को कंपनी को कहा कि भाई आप हमें मशीनें दो,
तो मशीनें बेचना उनका तो काम है ना, उनकी एसेट थोड़ी ना, वो तो गुड्स है उनके, तो हमारे लिए वो एसेट जरूर है, पर वो काइंड ऑफ गुड्स की ट्रेडिंग में इंक्लूड किया जाएगा। दोबारा बोलो। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसे निकालते हैं? इसमें भी क्या हो सकता है, अगर हमारे इनफ्लोज क्या है, ज्यादा है, तो क्रेडिट में हो। हाँ, और अगर आउटफ्लोज नहीं, अगर इनफ्लोज ज्यादा है तो फिर हमारा वो सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, और अगर हमारा आउटफ्लोज ज्यादा है तो डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट होगा। ये रूल सेम रहता है, क्रेडिट आइटम एक्सीड्स द डेबिट आइटम, देयर विल बी सरप्लस, इफ डेबिट आइटम एक्सीड्स द क्रेडिट आइटम, इट विल बी अ डेफिसिट। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब पीओपी अकाउंट हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट होते हैं उसके अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं और हम उसको एरोनियसली, एरोनियसली मतलब मिस्टेकनली, अगर हम उसको रिकॉर्ड करना भूल जाए, मतलब कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुई, चाहे वो करंट अकाउंट के अंदर हुई या कैपिटल अकाउंट के अंदर हुई, लेकिन हम उसको भूल गए, तो उसको हम एरर एंड ओमिशन कहते हैं। और जब हमारे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आ रहा होता है, तो हम उस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए इन ओमिटेड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को कंसीडर करते हैं कि जरूर हमसे कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन छूट गई है जिसकी वजह से क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट इज आल्सो द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच आर ओमिटेड एरोनियसली, और एरर और ओमिटेड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, एरर मतलब एरर एंड ओमिशन, गलती है और भूल गए हैं। अब जैसे आपने लिस्ट पढ़ी थी, आपने कहा मुझे ये नहीं हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये तो कुछ था ही नहीं, इसमें भी सेम ऐसे ही है। पहला कंपोनेंट क्या हमारा कैपिटल अकाउंट का, बोरिंग और लैंडिंग। अगर हम लैंडिंग करेंगे तो डेबिट आइटम है, बोरिंग करेंगे तो क्रेडिट आइटम है, लैंडिंग करेंगे तो डेबिट आइटम है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, नेट बोरिंग हो गए, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ऐसे में इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड करेंगे, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करें या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करें। अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे लिए वो डेबिट आइटम है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है। अगर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो हमारी क्रेडिट आइटम है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट आइटम है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट आइटम है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो कैपिटल रिसिप्ट है, इनको जोड़ेंगे तीनों को तो वो कैपिटल पेमेंट है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है। अब वो अगर रिसिप्ट ज्यादा हुई तो सरप्लस बैलेंस इन करंट कैपिटल अकाउंट होगा, डेफिसिट बैलेंस इन करंट कैपिटल अकाउंट होगा। दोबारा बोलूं, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। अभी हमने पढ़ा था कि जो करंट अकाउंट के अंदर अगर डेफिशिएंसी होती है तो कैपिटल अकाउंट उसको यूज कर, मतलब उस कैपिटल अकाउंट को यूज करके हम उसको ठीक करते हैं, और करंट अकाउंट में अगर सरप्लस होता है तो वो हम उसको यूटिलाइज करते हैं कैपिटल अकाउंट के, ठीक है। अब अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल्ड बाय सरप्लस ऑन द कैपिटल अकाउंट। यानी अगर हमारा करंट अकाउंट में कोई डेफिशिएंसी आ रही है तो हमारी कंट्री को क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे करंट अकाउंट में डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अगर फंड्स कम पड़ रहे हैं तो फंड्स यहाँ से अरेंज होंगे। अब यहाँ से कैसे अरेंज होंगे, या तो बोरिंग करेंगे या इन्वेस्टमेंट, अपने पैसा जो वापस दे वो वापस ले लेंगे, या तो हम बोरिंग बोरिंग कर लेंगे, पैसा आ जाएगा, या फिर हम जो हमने लैंडिंग करी उसकी रीपेमेंट ले लेंगे, या जो हमने इन्वेस्टमेंट बेची उसको डिसइन्वेस्ट कर देंगे।
तो इस तरह से हम उसको सेटल डाउन करेंगे। और अगर करंट अकाउंट में सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है तो दैट मस्ट बी मैच्ड बाय डेफिसिट ऑन द कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में डेफिशिएंसी को मैच करने के काम आएगा। दोबारा बोलो, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ब्रिंग्स अ चेंज इन करंट लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम। इससे कंट्री की करंट इनकम चेंज होती है, करंट लेवल ऑफ इनकम। कैपिटल ट्रांसफर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या हो गया? नहीं, वो कैपिटल स्टॉक नहीं है। कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है जो इन्वेस्टमेंट है, फिक्स एसेट है, उन सब चीजों से रिलेटेड जो होता है वो कैपिटल स्टॉक है। जैसे कैपिटल स्टॉक का मतलब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कि जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा उसको मेंटेन करना हमारा कैपिटल अकाउंट है। यानी ये कंट्री की इनकम को मेंटेन करता है, ये लेवल ऑफ नेशनल इनकम को मेंटेन नहीं करता, ये कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि लगातार हो रहा होता है। जो कैपिटल अकाउंट है हमारे पास वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास पड़ा हुआ है। करंट अकाउंट के अंदर 4 आइटम आती है, विजिबल आइटम, इनविजिबल, यूनिलैटरल और रिसिप्ट और इनकम फ्रॉम रिसिप्टेंट पेमेंट। और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है? पहला बोरोइंग एंड लैंडिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट बाय एफडीआई और जो भी था, और तीसरा क्या है? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये 3 कंपोनेंट जो होते हैं करंट अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ऑटोनोमस आइटम्स क्या होती हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऑटोनोमस आइटम्स ऐसी आइटम्स होती हैं या ये वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं which take place to some economic motives such as profit maximization। अब इंडिया से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में जो प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, मशीन एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। और ऐसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया के साथ ट्रीट करता है तो वो इंडिया को गुड्स बेचता है, सर्विस देता है, टेंजिबल इंटेंजिबल ट्रांजेक्शन आइटम्स की होती हैं। तो वो भी क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसी ट्रांजेक्शन को रोकना पॉसिबल नहीं है। मतलब ये ट्रांजेक्शन तो होंगी ही होंगी वंस देयर इज अ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कि एक्सपोर्ट आप कर सकते हो और आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता उस चीज के लिए, हम चाहे जितना मर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। वो बात एक अलग है कि गवर्नमेंट कंट्री के फेवर में देखते हुए कई बार किसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैन लगा सकती है। वो कंट्री की सेफ्टी को देखते हुए लगाया जाता है। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात कर रहे हैं कि अगर एक कंट्री है तो एक्सपोर्ट भी करती है और इंपोर्ट भी करती है ड्यू टू प्रॉफिट मोटिव। तो जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से ट्रांजेक्शन की जाती है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो उनको हम लोग ऑटोनोमस आइटम्स कहते हैं। और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज अबव द लाइन आइटम्स। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द अबव द लाइन आइटम्स। व्हाट आर अबव द लाइन आइटम्स? तो आप इसमें ये डेफिनेशन लिखोगे। अब हमारी कंट्री का पीओपी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या स्टेटस है उसका, उसको बॉदर में नहीं किया जाता। ये पीओपी स्टेटस से इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि प्रॉफिट मोटिवेटेड है। अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए तो वो ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, उसका कंट्री की पीओपी सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन आपकी करंट अकाउंट में भी हो सकती है और बट ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से के लिए होती है। दोबारा बोलो, करंट अकाउंट में हम मर्चेंडाइज यानी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। कैपिटल अकाउंट में हम हाँ मतलब लॉन्ग टर्म लोन को रेज करते हैं, रीपे करते हैं। प्राइवेट फर्म्स हैं,
फॉरेन कंट्री से लोन ले रही हैं, उनको लोन दे रही हैं, तो ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। ये करंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की। आप सिंपल कह सकते हो विजिबल ट्रेड, ट्रेड ऑफ विजिबल, ट्रेड ऑफ इनविजिबल, ट्रेड ऑफ यूलेटरल ट्रांसफर हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, आपकी ऑटोनोमस आइटम्स है। लेकिन यूलेटरल ट्रांसफर्स को ना बोले तो बेहतर है, जो प्रॉफिट मोटिवेटेड नहीं होता। तो जो भी आपकी करंट और कैपिटल अकाउंट में से प्रॉफिट मोटिवेटेड है या प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ऐसी इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को हम लोग ऑटोनोमस आइटम या अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। दोबारा बोलो, लेकिन ऐसी ट्रांजेक्शन जो बीओपी के गैप को कवर करने के लिए की जाती है, टू कवर द गैप इन द बीओपी स्ट्रक्चर। अगर हमारे बीओपी में कोई भी या तो डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है, अगर वो डेफिसिट आ रहा है तो उसको पूरा करने के लिए, और सरप्लस आ रहा है तो उसको यूटिलाइज करने के लिए जो ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। इनको हम बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। दोबारा बोलूं, accommodating transaction are compensating capital transactions which are meant to correct the disequilibrium in the autonomous items of the balance of payment। और ये accommodating item केवल किस में होती हैं? ये केवल कैपिटल अकाउंट में होगी, करंट अकाउंट में नहीं। ऑटोनोमस आइटम्स करंट और कैपिटल दोनों में होती है, ये केवल कैपिटल में होती है, और ये केवल जो आपका करंट अकाउंट का डिफरेंस है उसको सेटल करने के लिए की जाती है। Autonomous items refer to those international economic transactions which are undertaken due to some economic motive such as profit maximization. Accommodating item refers to those transactions to cover the surplus or deficit of the BOP. Effect of BOP on BOP, autonomous item से BOP पे क्या effect होता है? Autonomous transaction are independent of BOP. ये BOP को ध्यान में रखे बिना करती जाती है, चाहे इसका रिजल्ट डेफिसिट बीओपी चाहे सरप्लस बीओपी, वो नहीं देखा जाएगा। जबकि अकोमोडेटिंग आइटम जो होती हैं वो बीओपी को मेंटेन करने के लिए की गई होती है। दोबारा बोलूं, ये करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में होती है, ये केवल कैपिटल अकाउंट में होती है। इसको हम अबव द लाइन आइटम कहते हैं, इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। दोबारा बोलूं, deficit or disequilibrium in the BOP, there is a little possibility of BOP to be in equilibrium during the given period of time। बोल रहे हैं बीओपी इक्विलिब्रियम में हो, ऐसा रेयर ही होता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी मे बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ डेफिसिट और एज अ सरप्लस। यानी बीओपी में या तो हमेशा ही क्या पाया जाएगा, या फिर सरप्लस पाया जाएगा। A surplus in BOP does not pose much problem। अगर हमारा सरप्लस बीओपी तो हमारे वो इशू नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर बीओपी में डेफिसिट है तो इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन सकती है। अब जो बीओपी में डेफिसिट होता है वो कब होता है? जब इनफ्लोज क्या होते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, अगर उनसे इनफ्लोज कम है और आउटफ्लोज क्या है, ज्यादा है, तो वो मतलब हमारी डिसिप्लिन का जो कारण है ना, वो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं। अकोमोडेटिंग आइटम तो बीओपी को सेटल डाउन करने के लिए होती है ना, तो ऑटोनोमस आइटम की वजह से अगर सरप्लस आ जाता है तो कब आएगा, डेफिसिट कब आएगा? जब इनफ्लोज कम होंगे और आउटफ्लोज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और अगर हमारा आउटफ्लोज ज्यादा, इनफ्लोज ज्यादा हुए, इनफ्लोज ज्यादा हुए आउटफ्लोज से, तो फिर हमारा बीओपी जो होगा वो सरप्लस में होगा।
देखें नेक्स्ट है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, बूस्टर में है या एग्जाम सिलेबस में देखेंगे एक बार। द ट्रांजेक्शन कैरिड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन है? आरबीआई, गवर्नमेंट के लिए जो वर्क करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स करता है जिससे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन का नाम दिया जाता है। जो हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व्स पड़े हैं गवर्नमेंट के पास, उनमें जो चेंजेस आते हैं या लाए जाते हैं, उन चेंजेस को लाने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स की जाती है उनको ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। जब हम ऑटोनोमस रिसिप्ट से ऑटोनोमस पेमेंट करते हैं तो उससे डेफिसिट सरप्लस दोनों आ सकते हैं। अगर वहां डेफिसिट आ रहा होगा, द सेंट्रल बैंक में फाइनेंस अ डेफिसिट बाय द सेंट्रल बैंक में डेफिसिट द में फाइनेंस द डेफिसिट। अगर हमारे डेफिसिट आ रहा है बीओपी के अंदर तो उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो रिजर्व्स को रिड्यूस करेगी या मॉनेटरी अथॉरिटी से बोरिंग करेगी। तो जब ये रिजर्व फॉरेन करेंसी के मतलब जब हमारे यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है, अगर इसको फुलफिल करने के लिए अगर हम रिजर्व्स रिड्यूस करते हैं अपने जो गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, और या फिर हम फॉरेन कंट्री फॉरेन मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम आईएमएफ कहते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी मॉनेटरी अथॉरिटीज से अगर हम बोरिंग करते हैं तो ये हमारी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन कहलाती है। मतलब सेंट्रल बैंक को क्या करना होता है? अपने पास फॉरेन सिक्योरिटीज का रिजर्व मेंटेन करना होता है। उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इस ऑफिशियल ट्रांजेक्शन को करती है। अगर वहां कम है रिजर्व उसको बढ़ाना है तो ऑफिशियल ट्रांजेक्शन की, अगर वो ज्यादा है उसको यूज किया जाएगा तो फिर वो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन कहलाएगी। होना तो नहीं है, तो नहीं आएगा वैसे तो।